चैप्टर 8 की तरफ, लीडरशिप, जिसको स्टूडेंट समझते हैं कि बहुत बड़ा चैप्टर है। नाम सुनते कई स्टूडेंट्स को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं कि ये कैसे होगा, क्यों इतनी सारी थ्योरीज हैं, तो ये कौन करेगा। तो देखते हैं वो चैप्टर क्या है। लीडरशिप क्या होती है, चैप्टर 1 में हमें बताया गया है लीडरशिप क्या होती है। गाइड करना, डायरेक्ट करना दूसरों को, गिविंग लीड टू अदर मीन गाइड करना, डायरेक्ट करना। या लीडरशिप क्या है, दूसरों को इंस्पायर, मोटिवेट, इन्फ्लुएंस करना। या चैप्टर 1 में बताया गया था लीडरशिप क्या है, मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ पीपल टैलेंट नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन मीन लोगों का जो टैलेंट नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना। मीन कौन क्या करने के काबिल है ये देखते हुए वो काम करवा लेना, क्या है लीडरशिप। या सिर्फ मेकिंग बेस्ट यूज ही नहीं है, डेवलपिंग पीपल टैलेंट नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, लीडरशिप है। मीन लोगों को अपनी पर्सनैलिटी से बाय एग्जाम्पल लीड करते हुए डेवलप करना, ये भी क्या है, लीडरशिप है। मीन आप ऑनेस्ट हो, रूल्स को फॉलो करते हो, केयरिंग हो, सच बोलते हो, सही गलत की तमीज़ करते हो। तो बीइंग अ लीडर नीचे आपके जितने भी लोग होते हैं ना वो आपको देख रहे होते हैं, और जैसे आप होते हो वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। तो लोग भी नीचे क्या होंगे, ऑनेस्ट होंगे, सही गलत में तमीज़ करेंगे, झूठ को अवॉइड करेंगे, दूसरों की केयर करेंगे। और अगर लीडर डैश है, करप्ट है, झूठ पे झूठ बोलता है, सही गलत की तमीज़ नहीं करता, केयरिंग नहीं, सेल्फिश आदमी है, तो नीचे सारे लोग भी आपसे इन्फ्लुएंस होते हुए वैसे ही बनेंगे। ये पाकिस्तानी कौम ऐसी क्यों है, जैसे लीडर बने ये वैसे ही है। क्या कहना है, लीडरशिप का कमाल है। अदरवाइज ये कौम भी अच्छी थी अगर लीडर अच्छे थे तो। क्या कहना, लोग सेल्फिश है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, केयरिंग नहीं है, झूठ इतना आम है हमारी ज़िंदगी में। सुबह से रात तक हम इतने झूठ बोलते हैं कि अगर एक दिन सिर्फ बैठ के सोचे ना आज मैंने कितने झूठ बोले हैं, तो इन पे शायद तौबा तौबा करने लग जाए। लेकिन वो इतना आम हो गया कि हमें पता भी नहीं चलता। क्या कह रहा है, कौन करप्ट नहीं है पाकिस्तान में, जिसे अभी तक चांस नहीं मिला, सारे करप्ट हैं। कौन नहीं है जिसे अभी तक चांस ही नहीं मिला, जिसे चांस मिलता है वो नहीं छोड़ता। क्यों, कल्चर ही वैसा डेवलप हो गया। कहां से कल्चर कौन सेट करता है, लीडर सेट करता है कल्चर। लीडर केयरिंग हो, लीडर ऑनेस्ट हो, सही गलत की तमीज़ करने वाला हो, तो नीचे लोग वैसे ही बनेंगे। और अगर लीडर डैश है तो नीचे सारी बहुत आपसे इन्फ्लुएंस होते हुए वैसे ही बनेगी। तो लीडर का काम क्या है, गाइडेंस, डायरेक्शन देना, लोगों को इंस्पायर, मोटिवेट, इन्फ्लुएंस करना, पीपल टैलेंट नॉलेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना, ना सिर्फ यूटिलाइज करना, डेवलप करना पीपल टैलेंट नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन मीन अच्छे अच्छे लोग बनाना अपने नीचे, बाय एग्जाम्पल लीड करते हुए। अब इस चैप्टर में क्या है, लीडरशिप के ऊपर कुछ थ्योरीज हैं जिसको 3 हेड में कैटेगराइज किया गया है। क्या 3 हेड्स में कैटेगराइज किया गया जी, कुछ ट्रेट थ्योरीज हैं, कुछ स्टाइल थ्योरीज हैं और कुछ कॉन्टिजेंसी थ्योरीज हैं। ट्रेट थ्योरीज, ट्रेट का मतलब होता है पर्सनल क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या कहती हैं जी, लीडरशिप डिपेंड करती है कुछ पर्सनल क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप पे। किसी बंदे के अंदर वो क्वालिटीज हैं तो वो लीडर होगा, अगर क्वालिटीज नहीं है तो वो लीडर नहीं होगा। और लीडरशिप क्वालिटीज बाय बॉर्न होती हैं, कौन कहता है, ट्रेट थ्योरीज। मीन पैदा होते ही बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं जिसकी बेस पर लीडर बनते हैं। और अगर हम हिस्ट्री के लीडर पुराने उठा के देखें तो वाकई ही बाय बॉर्न क्वालिटीज़ की बेस पर ही लोग लीडर बने, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया हाँ बात ठीक कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी, लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन सर्टन क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडर, and these qualities are by born. Individual either have those qualities or do not have those qualities. स्टाइल थ्योरीज कहती है नहीं, लीडरशिप डिपेंड करती है क्वालिटीज पे नहीं, स्टाइल ऑफ लीडर पे।
और लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, एक अथॉरिटेरियन स्टाइल होता है, एक पार्टिसिपेटिव स्टाइल होता है। और ज़्यादातर राइटर ने क्या कहा कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल जो है वो अच्छा लीडर होता है। कॉन्टीजेंसी थ्योरी ने कहा नहीं, आप दोनों बकवास करते हो। पहली बात तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ बाय बॉर्न नहीं होती, ये ट्रेनिंग के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू टॉट की जा सकती हैं। ना होती तो आज बिलावल भुट्टो पीपीपी का लीडर बनाना होता। क्यों? जब नया नया आया था तब कुछ और था, लेकिन अब बोलना आ गया है। तो ट्रेनिंग के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू टॉट की जा सकती हैं, बाय बॉर्न नहीं होती। और दूसरा, आप कह रहे हो कि स्टाइल में से सिर्फ पार्टिसिपेटिव स्टाइल अच्छा है, नहीं, सारे स्टाइल अच्छे हैं। डिपेंड करता है कॉन्टीजेंसी मीन सिचुएशन सर्कमस्टांसिस पे। मीन थोड़ा सा थीम समझने की कोशिश की। ट्रेड थ्योरीज क्या कह रही हैं कि लीडरशिप डिपेंड करती है सर्टन ट्रेड्स, क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर पे जो बाय बॉर्न होती हैं। स्टाइल कहती है नहीं, क्वालिटीज़ पे नहीं, लीडरशिप डिपेंड करती है लीडर के स्टाइल पे कि वो कौन सा स्टाइल चूज़ कर रहा है। और उसमें से अथॉरिटेरियन स्टाइल अच्छा नहीं होता, पार्टिसिपेटिव अच्छा होता है। मीन चीज़ें इंपोज करना अच्छा नहीं होता, लोगों के साथ डिस्कस करके चलाना अच्छा होता है। तो कॉन्टीजेंसी ने कहा नहीं भाई, पहले तो बाय बॉर्न नहीं होती, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू स्किल डेवलपमेंट टॉट की जा सकती हैं लीडरशिप क्वालिटीज़। क्या कहला है? और दूसरा, स्टाइल सारे अच्छे होते हैं। अगर आपके नीचे गधे बैठे हैं तो फिर अथॉरिटेरियन स्टाइल अच्छा है। हाँ, नीचे कॉम्पिटेंट लोग हैं तो फिर पार्टिसिपेटिव अच्छा है। अगर नीचे गधे बैठे हैं और पार्टिसिपेटिव को आप अच्छा कह रहे हो तो आपकी बेवकूफ़ी है। क्यों? गधों को यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है, उल्टा टाइम वेस्टिंग आप कर रहे हो। वहाँ पे अथॉरिटेरियन स्टाइल ही अच्छा है। सो ट्रेड थ्योरीज कहती हैं जी लीडरशिप डिपेंड करती है ऑन सर्टन ट्रेड्स। और वो ट्रेड्स क्या हैं? एग्जामिनर में कह सकते हैं लिस्ट दो। तो लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए किस चीज़ की? फिजिकल वाइटैलिटी एंड कंपिटेंस। वाइटल बोले तो वाइटल चाहिए नहीं, फिजिकल एनर्जी उसके अंदर होनी चाहिए और कंपिटेंस होनी चाहिए उसके अंदर। इंटेलिजेंट एंड गुड जजमेंट होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी क्या है? ईगरनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने वाला। ईगर मीन विलिंगनेस, कि उसके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने वाला नहीं, भाग जाने वाला नहीं। एंथुसियाज्म एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। लीडरशिप के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, जोश जज्बे वाला होना चाहिए, ताकि दूसरों को भी क्या कर सके? इंस्पायर कर सके। मरा हुआ नहीं होना चाहिए, जोश जज्बे वाला होना चाहिए। फ्लैक्सीबल होना चाहिए। फ्लैक्सीबल मीन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को थोड़ा सा बदल भी सके। हर वक्त डंडा डंडा हाथ में नहीं होना चाहिए, कभी कभार दूसरों के करीब जाके मक्खन लगाने भी उसे आने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग फॉलोअर्स नीड। आपके नीचे जो फॉलोअर्स हैं उनकी नीड को अंडरस्टैंड करना इसे आने चाहिए, कौन क्या चाहता है ये आपको पता होना चाहिए। लीडरशिप के अंदर स्किल होनी चाहिए इंटरपर्सनल स्किल्स, मीन दूसरों को रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए। रिस्पेक्ट दोगे तो फिर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। गिव रिस्पेक्ट एंड अर्न रिस्पेक्ट। अगर आप दूसरों को तू कह के बुलाओगे तो आपको कोई जी या आप नहीं कहेगा। तो इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए उसे। लीडर के अंदर स्किल होनी चाहिए हैविंग नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर वाला नहीं। अचीवमेंट कि हमें अचीवमेंट करनी है, टारगेट मीट करने हैं, गोल अचीव करने हैं, रादर देन बस मेरे पास पावर अथॉरिटी होनी चाहिए और लोग मेरी बातों को मानते नहीं, ऐसा लीडर अच्छा लीडर नहीं है। स्किल होनी चाहिए कैपेसिटी टू मोटिवेट अदर, दूसरों को मोटिवेट करने की स्किल भी होनी चाहिए कि कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। कुछ को पैसों से, कुछ को सिर्फ खड़ा करके ताली बजाने से ही मोटिवेशन आ जाती है, कुछ को सिर्फ एक मैसेज करने से यू आर माई हीरो इतने से ही मोटिवेशन आ जाती है। क्या ख्याल है? स्किल होनी चाहिए डिसाइसिवनेस, मीन प्रोक्रेस्टिनेशन वाला नहीं होना चाहिए, फौरी डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। सुम्मुम बुकमुन मीन सामने सोल्यूशन आ गया और सोचने बैठ गया करूं क्या, नहीं, फौरी डिसाइड करने वाला होना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला नहीं। ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, मीन ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नीचे लोग भी वैसे ही पैदा करके जाएगा। और असर्टिवनेस होना चाहिए। असर्टिवनेस का मतलब क्या है? बोल्ड होना चाहिए, रूटीन से हट के कुछ नया करने के डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, डरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो कोई हमें 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट ऑफ लीडर लिखनी आनी चाहिए। पहले छोटे छोटे वर्ड ले लो, असर्टिवनेस, डिसाइसिवनेस, ट्रस्टवर्थीनेस, फ्लेक्सिबिलिटी।
हैविंग नीड फॉर अचीवमेंट, कैपेसिटी टू मोटिवेट अदर्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ईगरनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और एक नई ट्रेट भी उन्होंने दी, वो कहता है जी लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए क्या, इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? यूजिंग योर इमोशन इन पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर्स, अपने इमोशन को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मैनर में यूज करना। मीन लीडर के अंदर थोड़ी एक्टिंग की स्किल होनी चाहिए। मीन कहीं पे रोना है, रोना नहीं आ रहा तो रोने वाली शक्ल बनानी आनी चाहिए, ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। कहीं पे गुस्सा दिखाना है लेकिन आपको गुस्सा नहीं आ रहा तो खड़ूस शक्ल बनानी आनी चाहिए, ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। कहीं पे हंसना है लेकिन आपको हंसी आ नहीं रही तो फेस पे स्माइल लानी आनी चाहिए, ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। मीन अपने इमोशन को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मैनर्स में यूज करना, ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छे लीडर के अंदर ये स्किल भी होना जरूरी है, एक्टिंग की स्किल होना जरूरी है। मीन अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए उसे, क्योंकि अगर इमोशन को कंट्रोल नहीं करना आता तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल आदमी ही नहीं बन सकते, लीडर तो बड़ी दूर की बात है। कल को आप लोग फर्म में जाओगे, वहां पे आपको बड़े डैश किस्म के भी समटाइम सुपरवाइजर मिलेंगे जिनकी बातें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होंगी, और अगर आप वहां पे टेम्पर लूज कर जाओगे, तेरी डैश, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्यों? फर्म के अंदर हम गए हैं काम सीखने के लिए, वहां से काम सीख के हमने आगे किसी जॉब पे जाना है। और अगर अच्छी फर्म में गए हो, सुपरवाइज़र अच्छा नहीं मिला, तो आपने अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना, वहाँ पे अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना है कि मुझे अभी काम सीखना है। क्यों? यहाँ से काम सीख के ये अच्छी फर्म का टैग अपने साथ नाम के लगा के मुझे आगे कहीं अच्छी जगह पे मूव करना है, तो इसलिए इमोशन को कंट्रोल में रखना है। समटाइम मैनेजर कोई ऐसी बात करेगा आपको रोना आ जाएगा, लेकिन नहीं रोना, रोकना है अपने आप को। कोई ऐसी बात करेगा आप गुस्से में आ जाओगे, डैश 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 कर दोगे, लेकिन नहीं, अभी मुझे सीखना है, इस फर्म के अंदर मुझे रुकना है। इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए। वो कहता है ये जो ट्रेड थ्योरीज हैं इसकी कुछ स्ट्रेंथ हैं कि लोगों ने माना कि फेस वैलिडिटी है, लोगों ने माना हाँ हिस्ट्री के पुराने लीडर को देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू बाय बॉर्न क्वालिटीज ही लीडर थे, तो हाँ वाकई बात ठीक हो रही है। स्ट्रेंथ है क्या कि रिसर्च की बेस पर ये थ्योरी लिखी गई है, ऐसे नहीं लिख दी गई। क्यों? ये जो ट्रेड निकाली गई है रिसर्च की बेस पर लिखी गई हैं। स्ट्रेंथ है क्या कि फोकस किया जा रहा है किस चीज़ के ऊपर? लीडर की ट्रेड्स के ऊपर, कि एक अच्छे लीडर के अंदर ये ट्रेड्स होने चाहिए। मीन इफेक्टिव लीडर आइडेंटिफाई किया जा सकता है इन ट्रेड के अकॉर्डिंगली। स्ट्रेंथ है क्या कि आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चनियर के थ्रू लीडर अपनी भी सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकता है कि क्या मेरे अंदर ये ट्रेड्स हैं, जो अगर नहीं है तो फिर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन कुछ मसले भी हैं इस थ्योरी के साथ। क्या? ट्रेड्स बता तो दी हैं, लेकिन इनमें से डेफिनेट मीन इंपॉर्टेंट ट्रेड्स कौन सी हैं जो हर लीडर के अंदर होना ज़रूरी है, वो नहीं बताएगी। मसला है क्या कि सिर्फ आप बता रहे हो ट्रेड क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन किन सिचुएशन में कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए ये नहीं बताया गया। मसला है क्या कि आप सिर्फ लीडर की बातें कर रहे हो, फॉलोअर्स की बात ही नहीं कर रहे। क्या कह रहा है कि नीचे फॉलोअर्स में क्या होना चाहिए, वो आपने बात ही नहीं की। मसला है क्या कि आपने क्या किया, बता तो दिया कि क्या क्या ट्रेड्स होनी चाहिए और इसकी बेस पर आप क्या कर सकते हो, अच्छे लीडर को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। नहीं, मसला है क्या कि आपने ट्रेड्स बता तो दी, लेकिन अगर किसी एक लीडर के अंदर में से कोई ट्रेड्स नहीं है तो फिर क्या वो लीडर है या नहीं है, ये फिर जज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फ़ायदे हैं क्या इस थ्योरी की, स्ट्रेंथ हैं क्या? फेस वैलिडिटी है, मीन अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री माना जा रहा है वाकई ही बाय बॉर्न लीडर होते हैं। रिसर्च की बेस पर ट्रेड लिखी गई हैं, ट्रेड को आप जो है वो लीडर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। एक लीडर इन ट्रेड्स के थ्रू अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकता है, लेकिन डेफिनेट ट्रेड क्या चाहिए वो आपने नहीं बताई। मीन इंपॉर्टेंट ट्रेड कौन सी हैं, किस सिचुएशन में कौन सी ट्रेड चाहिए वो नहीं बताई गई। फॉलोअर्स को कंसिडर नहीं किया गया, और अगर कोई ट्रेड मिसिंग है तो फिर लीडर इफेक्टिव है या नहीं ये फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम है। सो 3 तरह की थ्योरीज हैं लीडरशिप के ऊपर, ट्रेड थ्योरी, स्टाइल थ्योरीज, कंटिजेंसी थ्योरीज, और ट्रेड थ्योरी अभी तक हमने कवर की है जो पास में अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं की। तो पूछ सकते हैं ट्रेड थ्योरीज
क्या कहती हैं? पार्ट बी आप कोई 6 ट्रेड्स लिस्ट डाउन कर दें 3 नंबर के लिए, पार्ट सी 4 नंबर के लिए कोई 2 स्ट्रेंथ कोई 2 लिमिटेशंस ऑफ ट्रेड थ्योरीज आप बता दें, या ऊपर पैराग्राफ बना दिया ट्रेड थ्योरीज कहती हैं जी लीडरशिप डिपेंड करती है ऑन सर्टन क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर, बाय बॉर्न होती हैं, ये इंडिविजुअल के अंदर हैं तो लीडर बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। रिक्वायर्ड लिस्ट डाउन 8 ट्रेड्स ऑफ लीडर फॉर 4 मार्क्स। नहीं, रिक्वायर्ड डिस्क्राइब एनी 2 स्ट्रेंथ एंड 2 लिमिटेशंस ऑफ ट्रेड थ्योरीज। कोई 5-6 ट्रेड्स हमें लिखनी आनी चाहिए, कोई हमें 2-2 स्ट्रेंथ 2-2 लिमिटेशन एटलीस्ट लिखनी आनी चाहिए। एक लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप हमने देख लिया, और कोई 3 तरह की थ्योरीज हैं इसके ऊपर, ट्रेड थ्योरीज, स्टाइल थ्योरीज और कॉन्टीजेंसी थ्योरीज। ट्रेड थ्योरीज क्या हैं वो हमने देख ली। अब मूव होते हैं स्टाइल थ्योरीज की तरफ, जिसमें राइटर हैं हमारे पास, कोई 5 राइटर की थ्योरीज हैं। एक लिपिट एंड वाइट की थ्योरी है जो पास में एग्जामिनर कोई 2 दफ़ा टेस्ट कर चुके हैं। एक ब्लेक एंड माउटन की थ्योरी है जो पास में 2 दफ़ा टेस्ट हो चुकी है। टैननबाउम एंड श्मिट की थ्योरी है जो पास में 3 दफ़ा टेस्ट हो चुकी है। एशरिज मॉडल है, एज सच डायरेक्टली एशरिज के नाम से टेस्ट नहीं हुई आज तक कभी भी। और लिकिट की थ्योरी है जो आज तक कभी भी टेस्ट नहीं हुई। नहीं, लिकिट भी 1 दफ़ा टेस्ट हो चुकी है, सॉरी लिकिट भी टेस्ट हो चुकी है। एशरिज के हाँ कॉन्सेप्ट टेस्ट हुए हैं, लेकिन एशरिज मॉडल के नाम से टेस्ट नहीं हुई। तो 5 थ्योरीज हैं जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, क्यों लीडर्स के डिफरेंट स्टाइल बताए गए हैं राइटर की तरफ से, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट समटाइम मिक्सिंग कर जाते हैं। तो देखते हैं कैसे हमने इनको कवर करना है। सो पहली थ्योरी है हमारे पास लिपिट एंड वाइट की थ्योरी। और लिपिट एंड वाइट कहता है जी कोई 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं। अकॉर्डिंग टू लिपिट एंड वाइट 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं। क्या हैं? अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक स्टाइल, अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल और लेइसी फेयर स्टाइल। एक चीज़ बात माइंड में रखनी है कि राइटर के नाम के अकॉर्डिंग जो स्टाइल है ना, एग्जाम पेपर में भी आपने स्टाइल के नाम यही लिखने हैं। स्टाइल के नाम अपनी तरफ से नहीं बना लेने, या किसी और थ्योरी का जो नाम था वो यहाँ पे नहीं यूज़ करना। सो अकॉर्डिंग टू लिपिट एंड वाइट 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेइसी फेयर। अथॉरिटेरियन क्या है? एक ऐसा लीडर है जो डिसीजन इंपोज कर रहा है विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स। मीन डिसीजन इंपोज करने वाला डिक्टेटर जो सबऑर्डिनेट्स को बिल्कुल कंसल्ट नहीं कर रहा, वो कौन है? अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या है? सो अथॉरिटेरियन क्या है? डिसीजन इंपोज करने वाला विदाउट कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट्स। डेमोक्रेटिक क्या है? पार्टिसिपेटिव, जो इन्वॉल्व कर रहा है सबऑर्डिनेट्स को इनटू डिसीजन मेकिंग। मीन सबऑर्डिनेट्स और लीडर सब मिलके डिसीजन ले रहे हैं। और लेइसी फेयर, लेइसी फेयर शायद इकोनॉमिक्स में भी ये वर्ड आपने यूज़ किया है। फ्री इकॉनमी मीन फ्री हैंड है किसके पास? सबऑर्डिनेट्स के पास, कि वो खुद से ही मसले देखें, खुद से ही उनके सोल्यूशन निकालें, खुद ही डिसाइड करें और खुद ही सब काम करें। मीन लीडर कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू लिपिट एंड वाइट 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं, अथॉरिटेरियन, लीडर imposing decision without consulting the subordinates; democratic, leader consulting the subordinates, involving the subordinates into decision making; leader and subordinates making decision through participative management; or laissez faire, leader have allow the subordinates to make decisions. According to Lippitt and White, best style of leadership है democratic और worst style of leadership है laissez faire। क्यों? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, वहां से उसने कंक्लूड किया। अकॉर्डिंग टू लिपिट एंड वाइट बेस्ट स्टाइल क्या है? डेमोक्रेटिक, और वर्स्ट स्टाइल क्या है? लेइसी फेयर। क्यों? एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसने, वहां से ये रिजल्ट उसने ऑब्टेन किया। क्या एक्सपेरिमेंट था? कि उसने कोई 3 टीम्स बनाई
और हर टीम के ऊपर एक एक टाइप का लीडर लगा दिया, एक पे डेमोक्रेटिक, एक पे अथॉरिटेरियन और एक पे लाइसेंस फेयर। उन टीम को कुछ टास्क दिया और उस टीम ने जो आउटपुट प्रोड्यूस की उसकी बेस पर उसने कंक्लूड किया कि डेमोक्रेटिक स्टाइल बेस्ट स्टाइल है और लाइसेंस फेयर वर्स्ट स्टाइल है। टास्क दिया उसने टीम को और टीम का लीडर लगा दिया डेमोक्रेटिक, तो उस टीम के आउटकम क्या थे कि जो आउटपुट मीन प्रोड्यूस की, जो भी टास्क उन्होंने अचीव किया उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी थी। मीन वो टीम जिसका लीडर लाइसेंस फेयर था, इवन अथॉरिटेरियन था, उनसे क्वालिटी सबसे अच्छी थी। हाँ, क्वांटिटी सबसे अच्छी प्रोड्यूस की थी अथॉरिटेरियन टीम लीडर ने। क्यों? जब डंडा हो तो लोग काम कर देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्वालिटी हायर थी डेमोक्रेटिक की, क्वांटिटी जो है वो क्या थी, लोअर थी देन टीम विद अथॉरिटेरियन लीडर। और लीडर अगर नहीं भी है तो सबऑर्डिनेट्स फिर भी काम करने के काबिल हैं। क्यों? लीडर क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व कर रहा है इनटू डिसीजन मेकिंग। और लीडर अगर कभी नहीं भी है तो सबऑर्डिनेट्स को पता है कैसे मसले रिजॉल्व करने हैं, कैसे डिसीजन लेने हैं। मीन वर्कर्स कैन परफॉर्म वर्क विदाउट प्रेजेंस ऑफ लीडर। और क्या किया, टीम ने जो परफॉर्मेंस दी वो ओरिजिनल फॉर्म में जैसी चाहिए थी वैसे प्रोड्यूस करके दी। टीम मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छे थे, इवन टीम मेंबर्स और लीडर के बीच में भी अच्छे थे। क्यों? लीडर चीज़ें इंपोज नहीं कर रहा, उनके साथ डिस्कस करते हुए लेके चल रहा था। और टीम मेंबर्स के मोरल, सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन भी क्या थी, हायर थी। तो 6 आउटकम थे टीम विद डेमोक्रेटिक लीडर के। क्वालिटी वाज हायर, क्वांटिटी वाज लोअर देन टीम विद अथॉरिटेरियन लीडर, वर्कर्स कैन परफॉर्म वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट प्रेजेंस ऑफ लीडर, originality was achieved in the output, good relationship between team members and leader, and high moral satisfaction। हाँ, वो टीम जिसका लीडर अथॉरिटेरियन था, जिसका लीडर अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक था, उसके आउटकम क्या थे कि क्वालिटी उनकी लोअर थी एज कंपेयर टू टीम विद डेमोक्रेटिक लीडर। क्वांटिटी आउटपुट में नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस किए एज कंपेयर टू टीम विद डेमोक्रेटिक लीडर। क्यों? डंडे की बेस पर लोगों ने काम कर दिया लेकिन दिल से नहीं किया। क्यों? जब आप चीज़ें इंपोज करते तो लोग विलिंगली काम नहीं करते, तो इसलिए क्वालिटी अचीव नहीं हुई लेकिन क्वांटिटी अचीव कर दी। और जो वर्कर्स थे उनके अंदर कोई 2 तरह के बिहेवियर सामने आए, अग्रेसिव बिहेवियर एंड अपैथेटिक बिहेवियर। अग्रेसिव बिहेवियर क्या है कि वर्कर्स जो थे वो थे रेबिलियस। रेबिलियस बोलते हैं बागी को, मैं नहीं मानता, ये वाली अप्रोच। मीन लीडर हमें बताएगा तो हम काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। मीन काम के अंदर कोई इंटरेस्ट, कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई दिल से काम नहीं कर रहे। मीन लीडर हमें डायरेक्शन देगा तो हम काम करेंगे, वरना पड़ा है काम लीडर जाने, उसका काम जाने, हमने नहीं करना। ये क्या है? रेबिलियस अग्रेसिव बिहेवियर। मीन डिमांडिंग टू मच फ्रॉम द लीडर। अपैथेटिक, अपैथी बोलते हैं फीलिंग लेस को। अपैथेटिक, अपैथी वर्ड से निकला। अपैथी का मतलब क्या है? फीलिंग लेस। मीन वर्कर्स के बीच में कोई विलिंगनेस, कोई फीलिंग, कोई इंटरेस्ट, कोई इन्वॉल्वमेंट काम के साथ नहीं थी। बस लीडर बताएगा तो हम कर देंगे, और दिल से नहीं कर रहे तो क्वांटिटी कर देंगे लेकिन क्वालिटी अचीव नहीं हुई। तो 6 आउटकम थे टीम विद डेमोक्रेटिक लीडर के। क्वालिटी वाज हायर, क्वांटिटी वाज लोअर, वर्क परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, ओरिजिनलिटी वाज अचीव्ड, गुड रिलेशनशिप एंड हाई मोरल सेटिस्फैक्शन। 4 आउटकम थे टीम विद अथॉरिटेरियन लीडर के। क्वालिटी वाज लोअर बट क्वांटिटी वाज हायर, एंड 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स आर फाउंड। अग्रेसिव, वर्कर्स वर रेबिलियस, डिमांडिंग टू मच फ्रॉम लीडर, एंड एपैथेटिक, शोइंग नो कंसर्न, नो डिमांड फॉर द लीडर। हाँ, वो टीम जिसका लीडर लाइसेंस फेयर था, जिसने सब कुछ सबऑर्डिनेट्स को दे दिया, भाई खुद ही आप करो, उसके आउटकम क्या थे? क्वालिटी भी लोअर, क्वांटिटी भी लोअर, टीम मेंबर्स खुद से कुछ नहीं कर सके, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े, पावर स्ट्रगल करने लग गए कि मेरे पास पावर होनी चाहिए, मेरे पास पावर होनी चाहिए। वर्स्ट परफॉर्मिंग ग्रुप था ये, मीन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया। आपस में रिलेशनशिप भी पुअर, मीन कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से मोरल सेटिस्फैक्शन भी क्या थी? लोअर थी। तो इसलिए उसने कहा कि बेस्ट टीम कौन सी है? बेस्ट टीम कौन सी है? लीडर कौन सा है? डेमोक्रेटिक। वर्स्ट स्टाइल कौन सा है? लाइसेंस फेयर। हाँ, कुछ ने अथॉरिटेरियन स्टाइल को भी प्रेफर किया कि 2 क्वांटिटी ने, क्वालिटी नहीं तो क्वांटिटी तो अचीव की थी ना। सो अकॉर्डिंग टू लिपिड एंड वाइट 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। कौन सा बेस्ट स्टाइल है?
डेमोक्रेटिक। तीनों स्टाइल को हम एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, क्या ख्याल है? नहीं, बेस्ट स्टाइल डेमोक्रेटिक ही क्यों है? कुछ 6 पॉइंट में बता सकते हैं? नहीं, लाइसिस फेयर वर्स्ट स्टाइल अकॉर्डिंग लिपिड एंड वाइट क्यों? 6 आउटकम बता सकते हैं? नहीं, अथॉरिटेरियन टीम से 2 बिहेवियर सामने आए थे, वो कौन कौन से थे? अग्रेसिव एंड अपैथेटिक। इससे आगे गए तो हमें दूसरा राइटर मिला स्टाइल थ्योरीज में, रॉबर्ट ब्लेक एंड जैनेट माउटन। मीन इसको ब्लेक एंड माउटन की थ्योरी का नाम दिया जाता है। और ये वर्ड ब्लैक नहीं है, ब्लेक है। माउंटेन पहाड़ नहीं है, माउटन बंदे का नाम है। ब्लेक एंड माउटन की थ्योरी। ब्लेक एंड माउटन क्या कहते हैं कि लीडरशिप के 2 एलिमेंट्स हैं। मीन लीडर 2 तरह के होते हैं, कंसर्न फॉर टास्क, कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर टास्क क्या है कि लीडर का फोकस है किसके ऊपर? गोल ऑब्जेक्टिव के ऊपर, वर्क एफिशिएंसीज के ऊपर, रूल्स रेगुलेशन के ऊपर। लोगों को फोकस नहीं कर रहा, लोगों की तरफ कंसर्न शो नहीं कर रहा। कंसर्न फॉर पीपल क्या है कि लीडर का फोकस है किसके ऊपर? पर्सनल कमिटमेंट के ऊपर, रिलेशनशिप विद अदर्स के ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर कि मुझे लोगों की फीलिंग का ख्याल करना है, रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, लोग मुझ पर ट्रस्ट करें, मेरे साथ अच्छे रिलेशनशिप में रहे। मीन टास्क पे इतना फोकस नहीं है। तो लीडरशिप के 2 एलिमेंट्स हैं या 2 तरह की कंसर्न ऑफ लीडरशिप है, कंसर्न फॉर टास्क एंड कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर टास्क, लीडर फोकसिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वर्क एफिशिएंसी एंड अचीविंग टारगेट। कंसर्न फॉर पीपल, लीडर फोकसिंग ऑन पर्सनल कमिटमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। कुछ लीडर के अंदर ब्लेक एंड माउटन कहते हैं कंसर्न फॉर टास्क हाई होती है, और कुछ के अंदर कंसर्न फॉर पीपल जो है वो हाई होती है। कुछ लीडर के अंदर कंसर्न फॉर टास्क हाई होती है और कुछ के अंदर कंसर्न फॉर पीपल हाई होती है। और इनकी अगर हम एक 2x2 मैट्रिक्स बनाएं तो हमारे पास एक ब्लेक एंड माउटन ग्रिड बनती है। एग्जामिनर ये ग्रिड आपको पेपर में बनाने के लिए भी कह सकते हैं। देखने में ये चार्ट अभी बड़ा आसान लगेगा, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स किसी ने पेपर दिया है ज़िंदगी में कभी तो उसे पता चला होगा कि अगर कोई डायग्राम हाथ से बना के नहीं गए थे तो पेपर में जाके नहीं पता चला था एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, नंबरिंग कितनी देनी है। इसलिए प्लीज़ इसको एक दफ़ा हाथ से बनाना है और पेपर में जाते हुए कोशिश करनी है साथ स्केल भी लेके जाना है। क्यों? कुछ लोग सीधे नहीं होते तो उनकी लाइनें भी सीधी नहीं होती, तो इसलिए स्केल साथ लेके जाना है। सो क्या किया ब्लेक एंड माउटन? ग्रिड में उसने कंसर्न फॉर टास्क को रख दिया एक्स एक्सिस पे और उसको प्लॉटिंग दे दी 1 to 9, और कंसर्न फॉर पीपल को रख दिया वाई एक्सिस पे और उसको प्लॉटिंग दे दी क्या? 1 to 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उधर से 1 to 9 वाई एक्सिस पे कंसर्न फॉर पीपल को लिख दिया। और क्या है ये? ब्लेक एंड माउटन ग्रिड है, और ग्रिड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉक्सेस होता है। उसके बाद क्या किया? ये 1 वाली लेन को यहाँ से पकड़ा, ऊपर खींच दिया, 2 वाली को खींच दिया, 3 4 5 6 7 8 9, और इस तरह से वाई एक्सिस पे भी 1 को रो बना दिया, 2 को बना दिया, 3 को यूं खींच के तुम्हारे पास 81 डब्बास की ये ग्रिड बन गई। पहले आप क्या करो आप सपोज ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इधर प्लॉटिंग कर दो 1 2 3 4 9 तक, इधर प्लॉटिंग कर दो 1 2 3 4 9 तक। अब इस लाइन को यहाँ से पकड़ो, ऊपर ले जाओ, 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 इधर से इसको खींचो 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 खींचो, यूं 81 डब्बास बन गए। ग्रिड है, ग्राफ नहीं है, चार्ट नहीं है। डब्बास नहीं बनाओगे तो वो क्या होगा? ग्राफ या चार्ट। ग्रिड का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बॉक्सेस। उसके बाद उसने कोई 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप यहां से निकाल लिए कि 2 कंसर्न ऑफ लीडरशिप है, कंसर्न फॉर टास्क, कंसर्न फॉर पीपल। कुछ लोगों के अंदर कंसर्न फॉर टास्क हाई होती है, मीन 9 होती है, लो होती है, मीन 1 होती है। कुछ लोगों के अंदर कंसर्न फॉर पीपल हाई होती है, मीन 9 होती है, और कुछ के अंदर लो होती है, मीन 1 होती है। तो इनके अगर कॉम्बिनेशन को देखा है तो कोई 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं। एक स्टाइल क्या है? 1-1, ये पहला डब्बा, इसको उसने नाम दिया, ये क्या है? इम्पावर्ड स्टाइल। मीन इम्पावर्ड बोलते हैं पुअर को,
पुअर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। क्यों? लीडर ना तो कंसर्न फॉर टास्क शो कर रहा है और ना ही कंसर्न फॉर पीपल शो कर रहा है। एक निकम्मा तरीन लीडर जो ना टास्क को फोकस कर रहा है ना लोगों को फोकस कर रहा है, गंदा लीडर। इधर उसने प्लॉट किया 9-9 मीन हाई कंसर्न फॉर टास्क और हाई कंसर्न फॉर पीपल। इसको उसने नाम दिया टीम मैनेजमेंट का, और ये इसके अकॉर्डिंगली क्या है? बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो हाई कंसर्न फॉर टास्क भी शो कर रहा है, मीन वॉल्यूम आउटपुट टारगेट को भी फोकस कर रहा है, और रिलेशनशिप रिस्पेक्ट ट्रस्ट को भी फोकस कर रहा है, मीन पीपल को भी फोकस कर रहा है। एक दे दिया बीच में उसने 5-5 जिसको उसने नाम दिया मिडल ऑफ द रोड। मिडल ऑफ रोड जिसको ऑर्गेनाइजेशन मैन का नाम भी दिया जाता है। मीन लीडर शो कर रहा है मीडियम कंसर्न फॉर टास्क एंड मीडियम कंसर्न फॉर पीपल। मीन दोनों को एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा फोकस कर रहा है, लेकिन ये क्या है? अंडर अचीव्ड है। मीन ना तो कंसर्न फॉर टास्क की तरफ आए जा रहा है ना पीपल की तरफ जा रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू 1-1 थोड़ा अच्छा है। सो ये 3 समझ आते हैं। अब बात आती है 9-1 की। ये जो पहला डिजिट है ना, ये है कंसर्न फॉर टास्क का, और जो दूसरा डिजिट है वो किसका है? कंसर्न फॉर पीपल का। तो कंसर्न फॉर टास्क 9 का मतलब क्या है? हाई। कंसर्न फॉर पीपल 1 का मतलब क्या है? लो। इसे नाम दिया गया है अथॉरिटेरियन स्टाइल का। मीन लीडर शो कर रहा है कंसर्न फॉर टास्क हाई, कंसर्न फॉर पीपल लो। मीन लोगों पे फोकस नहीं है, टास्क पे फोकस है। लोगों की मोटिवेशन पे, लोगों की रिस्पेक्ट पे, सेटिस्फैक्शन पे फोकस नहीं है, बस टारगेट वॉल्यूम आउटपुट पे फोकस है। और क्या करेगा? एफिशिएंसी अचीव करने के लिए थ्रू टेक्नोलॉजी अगर लोग रिडंडेंट भी करना पड़ते हैं तो भाड़ में जाए कर देगा। क्यों? फोकस किस पे है? मेनली टास्क पे, एफिशिएंसी पे, आउटपुट पे, टारगेट पे। अथॉरिटेरियन स्टाइल। मैं ये चीज़ें बस इम्पोज करनी है, जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है वो करना है, लोग विलिंग है नहीं है, भाड़ में जाएं, उसमें फोकस ही नहीं है। और 1-9 में 1 क्या है? कंसर्न फॉर टास्क लो, और 9 क्या है? कंसर्न फॉर पीपल मीन हाई। तो इसे नाम दिया गया है कंट्री क्लब स्टाइल का। क्लब क्यों बनाए जाते हैं? लोगों को खुश करने के लिए, जहाँ पे पार्टियां शार्टियां होती हैं। ठीक है, ऐसा लीडर है जो हाई कंसर्न फॉर पीपल शो कर रहा है, लोगों को खुश कर रहा है, रिलेशनशिप होनी चाहिए, ट्रस्ट रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन टास्क को फोकस नहीं कर रहा। मीन आउटपुट टारगेट को मीट नहीं कर रहा। सो 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। 1-1 इम्पावर्ड स्टाइल, पुअर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, लीडर शोइंग नो कंसर्न फॉर टास्क एंड नो कंसर्न फॉर पीपल। 9-1 अथॉरिटेरियन, या इसको कंप्लाइंट स्टाइल का नाम भी दिया गया है। अथॉरिटेरियन या कंप्लाइंट स्टाइल का नाम भी इसको दिया गया है। मीन लीडर शो कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है वर्क एफिशिएंसी पे, टारगेट आउटपुट पे, लेकिन लोगों पे नहीं, और लोगों को एलिमिनेट कर देगा, रिडंडेंट कर देगा टू अचीव एफिशिएंसी थ्रू टेक्नोलॉजी। और 1-9 हाई कंसर्न फॉर पीपल, लो कंसर्न फॉर टास्क, कंट्री क्लब स्टाइल। 5-5 मिडल ऑफ द रोड ऑर्गेनाइजेशन मैन, मीन इनफ कंसर्न शो कर रहा है फॉर टास्क और पीपल भी, लेकिन क्या है? अंडर अचीव्ड है, मीन बाउंड्रीज को टच नहीं कर रहा। और बेस्ट स्टाइल कौन सा है? 9-9 टीम मैनेजमेंट। पास में एग्जामिनर ने क्या किया जी? अकॉर्डिंग टू ब्लेक एंड माउंटेन 5 स्टाइल हैं, 1-1, 9-1, 1-9, 5-5, 9-9। आप इनके नाम दे के इनको एक्सप्लेन कर दें। तो ये नाम थे और ये एक्सप्लेनेशन थी, और स्टूडेंट ने मिक्सिंग कर दी। कहाँ पे? यहाँ पे भूल गए कि पहला डिजिट जो है वो कंसर्न फॉर टास्क का है, दूसरा डिजिट कंसर्न फॉर पीपल का है। ग्रिड बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे कंसर्न फॉर टास्क है, वाई एक्सिस पे कंसर्न फॉर पीपल है। एक दफ़ा हाथ से बनाएंगे तो पेपर में भी अगर पूछी गई तो बनाई जाएगी, नहीं हाथ से बनाएंगे तो मार्क्स लूज कर बैठेंगे। इसलिए प्लीज़ एक दफ़ा हाथ से बना लेनी है, ताकि 81 डब्बास भी बनाने आ जाएं और साथ इनकी प्लॉटिंग करना भी आ जाए। सो 2 थ्योरीज हमने पढ़ ली अकॉर्डिंग टू लिपिड एंड वाइट। 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लाइसेंस फेयर। बेस्ट स्टाइल इज डेमोक्रेटिक, वर्स्ट स्टाइल इज लाइसेंस फेयर।
अकॉर्डिंग टू ब्रेक एंड माउंटन 2 कंसर्न ऑफ लीडरशिप है, इनको डिफाइन करना आना चाहिए। एक ब्रेक एंड माउंटन ग्रिड है और 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। 1 एम्पावर्ड, 9 अथॉरिटेरियन कंप्लायंट स्टाइल, 1 कंट्री क्लब, 5 मिडल ऑफ द रोड एंड 9 टीम मैनेजमेंट एंड बेस्ट स्टाइल इज टीम मैनेजमेंट। अब चलते हैं एक ऐसी थ्योरी की तरफ जो मदर है आने वाली अगली थ्योरीज की। अगर इस थ्योरी की समझ आ गई तो आगे सारी थ्योरीज के स्टाइल की हमें समझ आ जाएगी। थ्योरी है टैननबाउम एंड श्मिट की थ्योरी। टैननबाउम एंड श्मिट। टैननबाउम एंड श्मिट क्या कहते हैं कि लीडरशिप के 2 एलिमेंट्स हैं, यूज ऑफ अथॉरिटी, फ्रीडम फॉर सबऑर्डिनेट। यूज ऑफ अथॉरिटी आप कहें जी अथॉरिटेरियन, और फ्रीडम फॉर सबऑर्डिनेट्स बोले तो लाइसीज अफेयर। टैननबाउम और श्मिट कहते हैं कि लीडरशिप के 2 कंटिन्यूम हैं या 2 स्पेक्ट्रम हैं, मीन लीडरशिप की 2 रेंजेस हैं या 2 बाउंड्रीज हैं। लीडरशिप की 2 कंटिन्यूम या स्पेक्ट्रम हैं, क्या? एक यूज ऑफ अथॉरिटी और एक फ्रीडम फॉर सबऑर्डिनेट। कि लीडरशिप स्टार्ट होती है कहां से? यूज ऑफ अथॉरिटी मीन अथॉरिटेरियन स्टाइल से, और मूव होती है टूवर्ड्स फ्रीडम फॉर सबऑर्डिनेट्स मीन लाइसेंस फेयर की तरफ। कि जब बिजनेस नया नया बनता है, एक अकेला ऑनर बिजनेस को चला रहा है, सारे डिसीजन ये खुद ही लेता है, नीचे हेल्पर है, इनके ऊपर चीज़ें क्या करता है? इम्पोज करता है, इनके साथ डिस्कस करता है, इम्पोज करता है। तो कहाँ से लीडरशिप स्टार्ट हुई? यूज ऑफ अथॉरिटी से। थोड़ा बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता है, मैनेजर्स अपॉइंट करता है, क्या ख्याल है? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पावर कुछ इनको डेलीगेट करता है, कुछ अपने पास भी रखता है। थोड़ा बिजनेस और बड़ा होता है, डिवीजन्स बनाता है, और क्या करता है? डिविजनल मैनेजर को अथॉरिटी दे देता है, भाई ये मुसीबत तेरी है डिवीजन चलाना, मैं ये सुकून से घर पे बैठा परफॉर्मेंस बस देख रहा हूँ, ये मुसीबत तेरी है। ये क्या है? लाइसेंस अफेयर मीन फ्रीडम फॉर सबऑर्डिनेट्स। तो लीडरशिप की 2 बाउंड्रीज हैं, 2 रेंजेस हैं कि लीडरशिप स्टार्ट होती है कहाँ से? यूज ऑफ अथॉरिटी से, और जैसे जैसे आपके पास नीचे कंपिटेंट लोग आते चले जाते हैं, ये सबऑर्डिनेट स्किल्स होते चले जाते हैं, एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं, तो आप अथॉरिटी डेलीगेट करते करते पहले उनको इन्वॉल्व करते हो, और फिर जब बहुत ज़्यादा स्किल्स हो जाते हैं तो किस तरफ चले जाते हो? लाइसेंस फेयर मीन उनको फ्री हैंड देते हो कि चलो भी अब आप बिजनेस चलाओ। तो अकॉर्डिंग टू लिपिड एंड वाइट लाइसेंस फेयर बुरा स्टाइल है नहीं, अच्छा हो सकता है अगर आपके पास नीचे स्किल्ड कॉम्पिटेंट लोग हैं तो। हाँ, अगर स्किल्ड कॉम्पिटेंट लोग नहीं है तो फिर बुरा स्टाइल है। ठीक हो गया? लिपिड एंड वाइट के अकॉर्डिंगली ठीक है, बुरा है, क्यों? उसके एक्सपेरिमेंट ने कहा था, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, बुरा नहीं है, अगर स्किल लोग हैं तो फिर अच्छा भी है। सो लीडरशिप के 2 कंटिन्यूम, 2 बाउंड्रीज, 2 स्पेक्ट्रम हैं। यूज ऑफ अथॉरिटी मीन लीडरशिप स्टार्ट होती है यूज ऑफ अथॉरिटी से, और जैसे जैसे आपके पास नीचे कंपिटेंट, स्किल, एक्सपीरियंस सबऑर्डिनेट्स आते चले जाते हैं तो लीडरशिप मूव होती चली जाती है टूवर्ड्स फ्रीडम फॉर सबऑर्डिनेट्स। ये क्या है? 2 एलिमेंट्स या 2 कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम ऑफ लीडरशिप। कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? रेंजेस या बाउंड्रीज मीन 2 एक्सट्रीम है लीडरशिप की। इनके बीच में क्या है? इनके बीच में क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी लीडर, सबऑर्डिनेट सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। कब? जब सबऑर्डिनेट्स के अंदर थोड़ी सी स्किल एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा स्किल एक्सपीरियंस हो गए हैं तो अपनी सरदर्दी छोड़ो, इनको को भाई खुद ही रिजॉल्व करो, लाइसेंस फेयर। लेकिन जो मेन चीज़ है इस थ्योरी में वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू लिपिड एंड वाइट टैननबाउम एंड श्मिट कोई 7 लेवल्स या 7 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं। 7 लेवल्स या 7 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप जो हमें लर्न करने हैं। क्या हैं वो 7 लेवल्स या 7 स्टाइल ऑफ लीडरशिप? टेल एंड सेल, टेल एंड टॉक, कंसल्ट, इन्वॉल्व, डेलीगेट एंड एब्डिकेट। और ये 7 स्टाइल या 7 लेवल्स अगर हमें समझ आ गए तो आगे आने वाली हर थ्योरी हमारे लिए इजी हो जाएगी। इनको इसी सीक्वेंस से ही लर्न करना है। टेल एंड सेल, टेल एंड टॉक, कंसल्ट, इन्वॉल्व, डेलीगेट एंड एब्डिकेट।
टेल क्या है कि लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स। बस ये करो। क्यों नहीं बता रहा, बस करो। टेल एंड सेल क्या है कि लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है बाय एक्सप्लेनिंग रीजन एज वेल एज बेनिफिट ऑफ द डिसीजन कि क्यों करना है, ये साथ बता रहा है। मीन ट्राई टू सेल हिज डिसीजन, मीन मना रहा है अपने डिसीजन से कि भाई ये मसला था जिसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है और इसके ये फायदे हैं जिसके लिए हमें ये करना है। टेल में कुछ नहीं बता रहा, बस ये करो। टेल एंड सेल में imposing decision by explaining reason as well as highlighting benefit of the decision, कि रीजन क्या थी, क्यों मैंने ये डिसीजन लिया है, मसला क्या था और इसके बेनिफिट क्या होंगे ये काम करने के। टेल एंड टॉक, लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है बाय एक्सप्लेनिंग रीजन और बेनिफिट, और साथ सबऑर्डिनेट्स को अलाउ कर रहा है क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी, कि अगर कोई मसला है दिमाग के अंदर एम्बिग्यूटी है तो मुझसे पूछ लो, लेकिन सिर्फ उसी मसले से रिलेटेड फजूल बकवास नहीं चलेगी। सो टेल लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग। टेल एंड सेल imposing by explaining reason and highlighting benefit. Tell and talk imposing by explaining benefit, highlighting reason as well as allowing questioning answering. ये तीन समझ आते हैं। तीनों में लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है, तीनों में लीडर डिसीजन इंपोज ही कर रहा है, लेकिन यहां पे बगैर कोई चीज एक्सप्लेन किए, यहां पे एक्सप्लेन करते हुए रीजन और बेनिफिट, और यहां पे साथ क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी अलाउ कर रहे कि अपना दिमाग क्लियर कर लो क्यों ये करना है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कंसल्ट क्या है कि डिसीजन लीडर ले रहा है, डिसाइड कर चुका है, लेकिन फाइनलाइज करने से पहले व्यूज आइडियाज ले रहा है, जो आईकैप प्रेसिडेंट ने किया। डिसीजन आईकैप काउंसिल ही करेगी कि नई स्कीम में क्या होना चाहिए, लेकिन आपके व्यूज आइडियाज ले लिए हैं कि अगर कोई अच्छी वैल्यूएबल सजेशन है तो वी कैन चेंज समथिंग, दैट्स वाई देयर आर 90% चांस ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस। कंसल्ट लीडर डिसीजन डिसाइड कर रहा है, इनफैक्ट कर चुका है। प्रोविजनल डिसीजन, प्रोविजनल मीन विच इज नॉट फाइनलाइज्ड, जो भी फाइनल नहीं है, प्रेजेंट किया सबऑर्डिनेट्स को, उसके ऊपर सबऑर्डिनेट्स के व्यूज आइडियाज लिए और उसके बाद फाइनलाइज किया कि अच्छा चलो ये अब करना है। ही माइट चेंज हिज डिसीजन, अगर कोई वैल्यूएबल सजेशन मिली तो ही माइट चेंज हिज डिसीजन, अदरवाइज डिसाइड हो चुका है बस यही करना है। हाँ, अगर आपकी कोई वैल्यूएबल सजेशन हुई तो मान लेंगे, और थोड़ी माइनर सी चेंज होगी, फुल चेंज नहीं होगी। क्लियर होती है बातें? चारों में लीडर ही डिसीजन ले रहा है। टेल में इंपोज कर रहा है, सेल में बेनिफिट रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, टेल एंड टॉक में साथ क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी अलाउ कर रहा है, और कंसल्ट में डिसीजन फाइनलाइज करने से पहले क्या कर रहा है, कंसल्ट मीन व्यूज आइडियाज ले रहा है। इन्वॉल्व क्या है, डेमोक्रेटिक लीडर सबऑर्डिनेट्स को आके मसला बता रहा है ये मेरे पास सोल्यूशन है, चलो आओ आप भी सोल्यूशन दो, मिलके डिसाइड करते हैं क्या करना है, थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक। डेलीगेट क्या है कि लीडर ने आके मसला बताया सबऑर्डिनेट्स को, भाई ये मसला है, और सबऑर्डिनेट्स को कहा यार इसका सोल्यूशन निकाल के खत्म कर लो। मीन लीडर मसला बताने की हद तक इन्वॉल्व है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पावर किसके पास है, सबऑर्डिनेट्स के पास। और एब्डिकेट क्या है, लाइसेंस फेयर, लीडर ने सबऑर्डिनेट्स को अलाउ कर दिया भाई खुद ही मसला आइडेंटिफाई करो, खुद ही देखो उसके सोल्यूशन क्या है, खुद ही उनमें से कोई एक सोल्यूशन चूज करके डिसीजन लेके इंप्लीमेंट करो, मैं घर पे सो रहा हूं। टेल लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग। टेल एंड सेल रीजन बेनिफिट एक्सप्लेन करते इंपोज कर रहा है। टेल एंड टॉक रीजन बेनिफिट एक्सप्लेन करते इंपोज करते क्वेश्चनिंग आंसरिंग अलाउ कर रहा है। कंसल्ट में प्रोविजनल डिसीजन प्रेजेंट करके व्यूज आइडियाज लेके फाइनलाइज कर रहा है। इन्वॉल्व कर रहा है सबको डिसीजन मेकिंग में, आओ मिलके डिसाइड करते हैं।
और डेलीगेट लीडर प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हुए अलाउइंग सबऑर्डिनेट्स टू मेक डिसीजन, और एब्डिकेट allow subordinates to identify problem, identify solution, make a decision and implement it. मैं कहीं पे इन्वॉल्व नहीं। तो क्या ये लीडरशिप है फिर एब्डिकेट? कोई इंस्पायरेशन, कोई मोटिवेशन, कोई गाइडेंस डायरेक्शन एब्डिकेट के अंदर है फिर? नहीं, ये तो फिर गंदा स्टाइल है। कहता है इन्वॉल्व कब अच्छा है? जब सबऑर्डिनेट्स के अंदर हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है तो फिर उनको इन्वॉल्व करो, अदरवाइज गधों को इन्वॉल्व करने से टाइम वेस्ट होगा। डेलीगेट कब अच्छा है? जब आपके पास नीचे मेच्योर टीम है, मीन कमिटेड टीम है, तो फिर डेलीगेट भी अच्छा है। हाँ, अगर लोग मेच्योर नहीं है, कमिटेड नहीं है, लॉयल नहीं है, तो फिर पावर अथॉरिटी मिसयूज होगी। और पास में एग्जामिनर ने एक दफ़ा ऐसे भी कहा कि अकॉर्डिंग टू टैननबार्म शमिट 7 लेवल्स आप एक्सप्लेन करें और बताएं कि इन्वॉल्व और डेलीगेट कब इफेक्टिव होता है। तो इन्वॉल्व कब इफेक्टिव होता है? बुक के अंदर लिखा हुआ है व्हेन सबऑर्डिनेट्स हैव हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और डेलीगेट कब अच्छा है? व्हेन सबऑर्डिनेट्स हैव मैच्योरिटी, या व्हेन यू हैव मैच्योरिटी। सो अकॉर्डिंग टू लिपिट एंड वाइट 3 स्टाइल हैं, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और लाइसेंस फेयर। अकॉर्डिंग टू ब्लेक एंड माउंटन 5 स्टाइल हैं, 1 इम्पावर्ड, 5 मिडल ऑफ द रोड, 9 टीम मैनेजमेंट, 9 अथॉरिटेरियन कंप्लायंस, 1 कंट्री क्लब। अकॉर्डिंग टू टैननबार्म शमिट 2 कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप है, यूज ऑफ अथॉरिटी, फ्रीडम फॉर सबऑर्डिनेट्स। इन बिटवीन दीज 2 कंटिन्यूम 7 लेवल्स या 7 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, और इनको इसी सीक्वेंस से लर्न करना है। टेल एंड सेल, टेल एंड टॉक, कंसल्ट, इन्वॉल्व, डेलीगेट, एब्डिकेट। और अगर ये समझ आ गए तो आगे वाली सारी थ्योरी समझ आ गई। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास एशरीज। एशरीज कहता है जी कोई 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप होते हैं, टेल, सेल, कंसल्ट एंड ज्वाइन। अकॉर्डिंग टू एशरीज 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं। क्या? टेल, सेल, कंसल्ट और ज्वाइन। इसके साथ वाले वर्ड मैंने लिखे हैं, वो एशरीज ने नहीं लिखे, ना ही बुक ने लिखे हैं। टेल क्या है? टैननबार्म का टेल, लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग। सेल क्या है? टैननबार्म का टेल एंड सेल, लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है बाय एक्सप्लेनिंग रीजन एंड हाईलाइटिंग बेनिफिट। इजी। ये जो कंसल्ट है एशरीज का, ये क्या है? टैननबार्म का इन्वॉल्व, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लीडर सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व कर रहा है इनटू मेकिंग डिसीजन। ये उसका वो कंसल्ट नहीं है। क्यों? टैननबार्म का कंसल्ट क्या था? प्रोविजनल डिसीजन प्रेजेंट करके व्यूज आइडियाज लेके फिर लीडर फाइनलाइज कर रहा है, नहीं। ये कंसल्ट क्या है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? इन्वॉल्व, सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में। सबऑर्डिनेट्स, लीडर सब मिल के डिसीजन ले रहे हैं। प्लीज मेक इट क्लियर। कुछ लोग कहते हैं कि ये कंसल्ट टैननबार्म वाला ही कंसल्ट है, नहीं। टैननबार्म का इन्वॉल्व जो है डेमोक्रेटिक, वो है ये कंसल्ट। ये जो ज्वाइन है ये क्या है? लाइसेंस फेयर, मीन एब्डिकेट। लीडर ने सबऑर्डिनेट्स को अलाउ कर दिया, खुद ही मसला आइडेंटिफाई करो, सोल्यूशन देखो, डिसीजन लो। हालांकि वर्ड ज्वाइन से लग रहा है कि शायद ज्वाइन किया जा रहा है इन्वॉल्व, लेकिन नहीं, ये क्या है? लाइसेंस फेयर एब्डिकेट। इसलिए मैंने इनके साथ वर्ड लिख दिए हैं कि ये कंसल्ट जो है वो डेमोक्रेटिक है और ज्वाइन लाइसेंस फेयर है। अब इसने क्या किया? इन स्टाइल के एडवांटेज भी दे दिए। टेल के एडवांटेज हैं क्या? टेल के एडवांटेज हैं कि इससे डिसीजन मेकिंग क्विक होगी। टेल के एडवांटेज हैं क्या? इससे डिसीजन मेकिंग क्विक होगी और बेटर डिसीजन मेकिंग होगी व्हेन सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। लेकिन मसले हैं क्या? चीजें इंपोज कर रहे हो तो लोग मोटिवेट होंगे, डीमोटिवेट। डीमोटिवेशन अमंग सबऑर्डिनेट्स, इट क्रिएट डीमोटिवेशन अमंग सबऑर्डिनेट्स। मसला है व्यूज ऑफ सबऑर्डिनेट्स इग्नोर हो जाएंगे। मसला है सबऑर्डिनेट के अंदर अगर कोई क्रिएटिविटी है तो वो सामने नहीं आएगी, लॉस्ट हो जाएगी।
मसला है कि डिसीजन कौन ले रहा है, लीडर। बिजनेस को कौन चला रहा है, लीडर। तो एक ही बंदे पे डिपेंडेंस है, बंदा पागल हो गया, मर गया, तो आपका बिजनेस भी पागल हो जाएगा, मर जाएगा। बीमार हो गया बंदा तो बिजनेस भी बीमार हो जाएगा। तो टेल के फ़ायदे हैं, डिसीजन मेकिंग क्विक होगी। क्यों? दूसरों को इन्वॉल्व करने से टाइम वेस्टिंग होती है। एक बंदा डिसीजन लेगा, फौरी डिसीजन लिया, चलो जी इम्प्लीमेंट, कंसल्ट नहीं करना पड़ा। बेटर डिसीजन मेकिंग अगर सबऑर्डिनेट्स गधे हैं, स्किल्स नॉलेज नहीं है, या बिजनेस क्राइसिस में है तो सेंट्रल डिसीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। या ये भी कह सकते हैं कि डिसीजन अलाइंड विद ऑब्जेक्टिव होंगे, या ये भी कह सकते हैं कि मोर कोऑर्डिनेशन अचीव करने में भी शायद ये हेल्प देगा। ये वही बात करें अगर हम तो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है। लेकिन मेनली क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग इफ सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एक्सपीरियंस। लेकिन 4 मसले हैं, demotivation among subordinates, views of subordinates will be ignored, creativity will be lost, and too much dependence upon one person, the leader. सेल क्या है, टेल एंड सेल के लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है बाय एक्सप्लेनिंग रीजन एंड बेनिफिट। फायदे हैं, क्या फायदे हैं कि एटलीस्ट सबऑर्डिनेट्स नाउ व्हाई सर्टेन डिसीजन हैव बीन मेड, कि उन्हें पता चलेगा कि डिसीजन लिया क्यों गया, हमें ये करना क्यों है। और फायदा है कि लीडर डिक्टेटर नहीं है, मीन चीज़ें सिर्फ इंपोज ही नहीं कर रहा, थोड़ा ख्याल कर रहा है, बता रहा है कि क्यों ये काम करना है। लेकिन मसले हैं कि अगेन लीडर डिसीजन इंपोज ही कर रहा है, उनसे व्यूज आइडियाज तो नहीं लिए। और कम्युनिकेशन क्या है, वन वे या टू वे? वन वे फ्रॉम लीडर टू सबऑर्डिनेट्स में उनकी सुन नहीं रहा। क्या ख्याल है? ये जो डेमोक्रेटिक कंसल्ट है, इसके फ़ायदे हैं क्या कि जब आप सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करोगे इनटू डिसीजन मेकिंग तो उससे उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा डिसीजन मेकिंग के अंदर, इश्यूज़ के अंदर, मसलों के अंदर। मीन ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेस्ट होगा सबऑर्डिनेट्स का। इन्वॉल्व करने से मोटिवेशन भी आएगी सबऑर्डिनेट्स के अंदर। इन्वॉल्व करने से क्या होगा, उनका नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस इन्हांस, इम्प्रूव होगा। और इन्वॉल्व करने से उनको एक इनसाइट में डिटेल नॉलेज मिलेगा अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, कि क्या प्रॉब्लम होती हैं, क्या उनके सोल्यूशन निकाले जाते हैं, ये उनको ग्रेटर इनसाइट में डिटेल नॉलेज मिलेगा। तो 4 फायदे हैं, इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट होगा सबऑर्डिनेट्स का इनटू डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन आएगी, स्किल्स, उनकी एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, और इनसाइट मिलेगी अबाउट प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। लेकिन मसले भी हैं, पुअर डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जब सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्विक डिसीजन मेकिंग होगी या डिले होगी? डिले होगी। क्यों? लोगों की अवेलेबिलिटी देखनी है, फिर जब मिलजुल के डिसीजन लेने हैं, किसी पे वो बात नहीं मान रहा, किसी पे वो बात नहीं मान रहा, आर्गूमेंट, तो इससे क्या होगा, टाइम लगेगा, तो डिसीजन मेकिंग आपकी डिले भी हो सकती है। इनफैक्ट देखा जाए तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं यही एडवांटेजेस थे टेल के, क्विक डिसीजन मेकिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग व्हेन सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इधर क्या है, डिसीजन मेकिंग डिले होगी और पुअर डिसीजन मेकिंग व्हेन सबऑर्डिनेट्स लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये जो ज्वाइन है जिसको हमने लाइसेंस फेयर का नाम दिया, इसके फायदे हैं कि जब आप सबऑर्डिनेट्स को अलाउ करोगे भाई खुद से डिसीजन लो, तो इससे क्या होगा, मोटिवेशन हाई होगी और सबऑर्डिनेट्स में कमिटमेंट हाई होगी। क्यों? मसला क्या सोल्यूशन लेना है, तो उनके दिमाग अलाइंड विद ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, और ये दिमाग अलाइन विद ऑब्जेक्टिव करना है, ये क्या है, कमिटमेंट। लेकिन मसले हैं कि सबऑर्डिनेट्स को जब आप पावर अथॉरिटी दे दोगे तो इससे क्या होगा, लीडरशिप कहीं पे इन्वॉल्व रही नहीं, मीन नो गाइडेंस डायरेक्शन फ्रॉम द लीडर। मसला है कोऑर्डिनेशन इशू, सबऑर्डिनेट्स आपस में अपना अपना बेस्ट देखने की कोशिश करेंगे जिससे कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होगी। मसला है क्या कि सबऑर्डिनेट्स लीडर को रिप्लेस भी कर सकते हैं। क्यों? जब सब कुछ कर ही सबऑर्डिनेट्स रहे हैं, ऑनर देखेगा ये लीडर मैंने क्यों रखा हुआ है, चल भाई निकल, तेरी ज़रूरत ही नहीं है। मसला है क्या, हाई रिस्क की टेक्निक है, अगर सबऑर्डिनेट्स मैच्योर कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर गधों को पावर देने से क्या होगी, मिसयूज होगी, मीन हाई रिस्क की है। तो ये इनके फ़ायदे नुकसानात एक अच्छा सा रट्टा लगा लेना है। एग्जामिनर ये भी कह सकते हैं लिपिड एंड डिवाइड के अकॉर्डिंगली 3 स्टाइल हैं, तीनों के आप क्या करें, एक एक एडवांटेज एक एक डिसएडवांटेज लिख दें, तो वो कहाँ से लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। क्या कहना है, अथॉरिटेरियन क्या है, टेल है, डेमोक्रेटिक ये कंसल्ट है, और लाइसेंस फेयर ये ज्वाइन है।
लिए जा सकते हैं यहाँ से एडवांटेज। पास में एग्जामिनर इस तरह से एक दफ़ा टेस्ट भी कर लिया कि लिपिड एंड वाइड के अकॉर्डिंगली 3 स्टाइल हैं, आप क्या करें, इनका एक एक एडवांटेज एक एक डिसएडवांटेज लिख दें। तो कहाँ से लेंगे एडवांटेज? एशरीज से। एक लास्ट हमारे पास स्टाइल थ्योरीज का राइटर है लिकिट। लिकिट कहता है कुछ 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। क्या है वो 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप? एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव, बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। और ये जो एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव है ये टैननबाम एंड श्मिट का टेल है। बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव टैननबाम एंड श्मिट का टेल एंड टॉक है। कंसल्टेटिव उसका कंसल्ट है। कंसल्टेटिव कंसल्ट है। और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक मीन इन्वॉल्व है। सो एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव के लीडर क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहा है सबऑर्डिनेट्स को अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए, मीन डिसीजन इंपोज कर रहा है विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, और लोगों से काम करवा रहा है। कैसे? फियर बेस्ड मेथड के थ्रू। काम नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे। मीन मोटिवेशन कैसे ला रहा है, लोगों को कैसे विलिंग बना रहा है काम के लिए? थ्रू फियर बेस्ड मेथड। और कम्युनिकेशन 1 वे या 2 वे? 1 वे। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। तो ये 2 बातें साथ नहीं ऐड कर देनी है, बाकी डेफिनेशन वही है कि मोटिवेशन कैसे ला रहा है फियर बेस्ड मेथड के थ्रू, और कम्युनिकेशन क्या है? वर्टिकल 1 वे फ्रॉम लीडर टू सबऑर्डिनेट्स। बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव क्या है कि लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है लेकिन थोड़ा सा मर्सीफुल रहम दिल लीडर है, के साथ रीजन बेनिफिट एक्सप्लेन भी कर रहा है और साथ सबऑर्डिनेट्स को अलाउ कर रहा है क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी। और ये मोटिवेशन कैसे ला रहा है? बेनिफिट्स के थ्रू, कि क्या फायदे मिलेंगे इस डिसीजन के। कम्युनिकेशन 1 वे 2 वे? 2 वे वर्टिकल बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स। क्यों? क्वेश्चनिंग आंसरिंग में क्या है? 2 वे वर्टिकल कम्युनिकेशन। कंसल्टेटिव क्या है कि लीडर प्रोविजनल डिसीजन प्रेजेंट कर रहा है, टेकिंग व्यूज एंड देन फाइनलाइजिंग आईकैप प्रेसिडेंट फॉर न्यू स्कीम। क्या ख्याल है? कम्युनिकेशन 1 वे या 2 वे? 2 वे। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल भी। और सबऑर्डिनेट्स ने जब व्यूज आइडियाज देने हैं तो आपस में डिस्कस करके भी देने हैं, तो सम हॉरिजॉन्टल बिटवीन सबऑर्डिनेट्स भी। मीन क्या कर रहा है? सबऑर्डिनेट्स के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहा है कि इनको भी मैं पूछ लूं, शायद यहां से भी कोई अच्छा आइडिया मिल जाए, कोई वैल्यूएबल सजेशन मिल जाए, लेकिन टू मच ट्रस्ट नहीं है, डिसाइड खुद ही करेगा। और पार्टिसिपेटिव क्या है? डेमोक्रेटिक। लीडर सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं इनटू डिसीजन मेकिंग। लीडर सबऑर्डिनेट सब मिल बैठ के डिसीजन ले रहे हैं। तो कम्युनिकेशन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? लीडर सबऑर्डिनेट सब मिल बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, एक ही लेवल पे लीडर भी उनके पास आके बैठ गया, तो कम्युनिकेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल। टीम वर्क के थ्रू चल रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू लिकिट एंड वाइट बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक। अकॉर्डिंग टू एशरिज बेस्ट स्टाइल कौन सा होगा? डेमोक्रेटिक। कौन सा था उनके अकॉर्डिंगली? कंसल्ट। लिपिड एंड वाइट के अकॉर्डिंगली भी डेमोक्रेटिक अच्छा है। ब्लेक एंड माउंटन के अकॉर्डिंगली टीम मैनेजमेंट, हाई कंसर्न फॉर टास्क भी, हाई कंसर्न फॉर पीपल भी, मीन एक तरह का डेमोक्रेटिक ही। एशरिज के अकॉर्डिंगली भी कंसल्ट डेमोक्रेटिक, और लिकिड के अकॉर्डिंगली भी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक। अकॉर्डिंग टू टैननबाम एंड श्मिट दे डिडंट आर्ग्यू अबाउट बेस्ट स्टाइल। उन्होंने कोई बेस्ट स्टाइल की आर्गुमेंट नहीं दिया। एग्जामिनर यूं भी कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली ये बेस्ट है, इसके अकॉर्डिंगली ये बेस्ट है, तो आप बताएं अकॉर्डिंग टू टैननबाम और श्मिट कौन सा बेस्ट है? दे डिडंट टॉक अबाउट द बेस्ट स्टाइल। दे मेंशन दैट देयर आर 2 कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप एंड 7 लेवल्स ऑफ लीडरशिप। हाँ, उन्होंने ये कहा कि इन्वॉल्व अच्छा है व्हेन सबऑर्डिनेट्स हैव हाई एक्सपीरियंस एंड कंपिटेंस,
डेलीगेट अच्छा है व्हेन टीम इज मैच्योर, लेकिन कौन सा बेस्ट है ये नहीं उन्होंने बताया। हाँ, ये दोनों अच्छे हो सकते हैं इन सिचुएशन में। तो यहां तक 5 स्टाइल थ्योरीज हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारे पास आ गई कॉन्टिजेंसी थ्योरी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं कवर करने जा रहा हूं, पॉल हर्शी एंड ब्लैंचर्ड की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हर्शी एंड ब्लैंचर्ड, 2 एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप हैं, डायरेक्टिव एक्टिविटी एंड स्पोर्टिव एक्टिविटी। डायरेक्टिव एक्टिविटी क्या है? कंसर्न फॉर टास्क, और स्पोर्टिव एक्टिविटी क्या है? कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर टास्क, लीडर का फोकस है टारगेट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, एफिशिएंसी के ऊपर, और कंसर्न फॉर पीपल क्या था? लीडर का फोकस है कमिटमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, सपोर्ट के ऊपर। और हर्शी एंड ब्लैंचर्ड भी कहता है कि लीडर के अंदर ये डायरेक्टिव एक्टिविटी मीन कंसर्न फॉर टास्क हाई या लो हो सकती है, और स्पोर्टिव एक्टिविटी मीन कंसर्न फॉर पीपल भी हाई या लो हो सकती है। और इनके हाई लो कॉम्बिनेशन को देखें तो हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स बनती है, और इस 2x2 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। डायरेक्टिव एक्टिविटी को उसने रख दिया कहां पे? एक्स एक्सिस पे, और स्पोर्टिव एक्टिविटी को रख दिया कहां पे? वाई एक्सिस पे। और इन 2 कॉलम में हाई है स्पोर्टिव एक्टिविटी, इन 2 कॉलम में क्या है? स्पोर्टिव एक्टिविटी लो है। उस तरह से डायरेक्टिव एक्टिविटी इधर लो है और इधर हाई है। और अगर डायरेक्टिव एक्टिविटी भी हाई है, स्पोर्टिव एक्टिविटी भी हाई है, तो स्टाइल को नाम दिया गया है सेलिंग स्टाइल। और ये सेलिंग क्या है? टेल एंड टॉक। लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है बाय एक्सप्लेनिंग रीजन, बेनिफिट, और साथ अलाउइंग कर रहा है क्या? क्वेश्चनिंग, आंसरिंग। अगर डायरेक्टिव एक्टिविटी हाई है और स्पोर्टिव लो है, डायरेक्टिव एक्टिविटी हाई है और स्पोर्टिव लो है, तो स्टाइल का नाम क्या है? टेलिंग या डायरेक्टिव स्टाइल के लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है विदाउट कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट्स, मीन टेल स्टाइल। ये 2 क्लियर होते हैं। और अगर स्पोर्टिव एक्टिविटी हाई है, डायरेक्टिव लो है, स्पोर्टिव एक्टिविटी हाई है, डायरेक्टिव लो है, तो स्टाइल का नाम क्या है? स्पोर्टिव या पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडर इन्वॉल्व कर रहा है सबऑर्डिनेट्स को इनटू मेकिंग डिसीजन। और अगर डायरेक्टिव भी लो है, स्पोर्टिव भी लो है, मीन लीडर का ना तो टास्क पे कंसर्न है ना पीपल पे कंसर्न है, तो स्टाइल का नाम क्या है? डेलीगेटिंग स्टाइल। डेलीगेटिंग बोले तो लाइसीज अफेयर, एब्डिकेट। लीडर ने सबऑर्डिनेट्स को अलाउ कर दिया, आप खुद ही मसले आइडेंटिफाई करो, खुद ही सोल्यूशन देखो, खुद ही डिसाइड करो। तो टेलिंग क्या है? टेल। सेलिंग क्या है? टेल एंड टॉक। स्पोर्टिव पार्टिसिपेटिव क्या है? इन्वॉल्व, डेमोक्रेटिक। और डेलीगेटिंग क्या है? एब्डिकेट, लाइसीज फेयर। 2x2 मैट्रिक्स बना के एग्जामिनर आपको स्टाइल प्लॉट करने के लिए भी कह सकते हैं। 2 तरह की एक्टिविटीज में लीडर इन्वॉल्व होते हैं, या 2 एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप हैं। डायरेक्टिव एक्टिविटी कंसर्न फॉर टास्क, डिफाइन किया जा सकता है क्या मतलब है, वही ब्लेक एंड माउंटेन वाला। स्पोर्टिव एक्टिविटी मीन कंसर्न फॉर पीपल, लीडर का फोकस है पर्सनल कमिटमेंट पे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट पे। और कुछ लीडर के अंदर डायरेक्टिव एक्टिविटी मीन कंसर्न फॉर टास्क हाई होती है, कुछ में लो होती है। कुछ लीडर में स्पोर्टिव एक्टिविटी मीन कंसर्न फॉर पीपल हाई होती है, कुछ में लो होती है। और उनके हाई लो कॉम्बिनेशन को देखें तो एक 2x2 मैट्रिक्स बन गई, जहां से 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हमारे सामने आए। डायरेक्टिव हाई, स्पोर्टिव लो, तो स्टाइल का नाम है डायरेक्टिव मीन टेलिंग स्टाइल, टेल स्टाइल। डायरेक्टिव लो, स्पोर्टिव हाई, तो स्पोर्टिव पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। डायरेक्टिव हाई, स्पोर्टिव भी हाई, तो क्या है? सेलिंग स्टाइल मीन टेल एंड टॉक। डायरेक्टिव लो, स्पोर्टिव भी लो, तो स्टाइल का नाम क्या है? डेलीगेटिंग मीन लाइसीज फेयर, एब्डिकेट। कौन सा स्टाइल अच्छा है? वो कहता है डिपेंड करता है सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस पे।
कौन सा स्टाइल अच्छा है? डिपेंड करता है सिचुएशन सर्कमस्टांसिस पे, या डिपेंड करता है सबऑर्डिनेट्स की कंपिटेंस और कमिटमेंट पे। कौन सा स्टाइल अच्छा है? कॉन्टीजेंसी थ्योरी। सारे अच्छे हैं, डिपेंड करता है सबऑर्डिनेट्स की कंपिटेंस और कमिटमेंट पे। कहते हैं टेलिंग अच्छा है कब? जब सबऑर्डिनेट्स के अंदर कंपिटेंस लो है तो आप चीजें इंपोज करोगे, लेकिन कमिटमेंट क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, मीन लॉयल होने चाहिए। क्यों? अगर लॉयल नहीं है तो फिर आपकी बातों को नहीं मानेंगे, डिनाई करेंगे। तो कंपिटेंस लो हो तो आप डिसीजन लेके इंपोज करोगे, लेकिन साथ कमिटमेंट हाई होना जरूरी है, उनका विलिंग होना जरूरी है। सेलिंग अच्छा है कब? जब सबऑर्डिनेट्स के अंदर सम कंपिटेंस है, इसलिए डिसीजन आप इंपोज कर रहे हो, फुल कंपिटेंस नहीं है, लेकिन साथ क्वेश्चनिंग आंसरिंग अलाउ कर रहे हो ताकि दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ सकें। और कमिटमेंट भी क्या है? सम है। सम है तो इसलिए आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग अलाउ कर रहे हो ताकि अगर कोई विलिंग नहीं है तो वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग से विलिंग बनाई जा सके, बेनिफिट रीजन एक्सप्लेन करते हुए उनको विलिंग बनाया जा सके। पार्टिसिपेटिंग कब अच्छा है? जब सबऑर्डिनेट्स के अंदर हाई कंपिटेंस हो, फिर इन्वॉल्व करना है ना। हाँ, कमिटमेंट क्या है? वेरिएबल है, मीन कुछ विलिंग है, कुछ विलिंग नहीं है, कुछ डर रहे हैं डिसीजन मेकिंग करते हुए, तो इसलिए आपने फ्री हैंड नहीं दिया, बीच में खुद भी इन्वॉल्व थे, क्या हो मैं भी साथ हूं आपके। वो कहता है डेलीगेटिंग लाइसेंस फेयर भी अच्छा है कब? जब सबऑर्डिनेट्स के अंदर हाई कंपिटेंस भी है और हाई कमिटमेंट भी है, मीन लॉयल भी हैं, दिमाग अलाइन विद ऑब्जेक्टिव भी हैं, तो डेलीगेटिंग भी अच्छा है। पास्ट में एग्जामिनर ने एक दफ़ा क्वेश्चन पूछा कि ये स्टाइल आप एक्सप्लेन करके बताएं कि अफेक्टिव कब होते हैं। तो टेलिंग अफेक्टिव है जब हाई कमिटमेंट लो कंपिटेंस है, सेलिंग सम कंपिटेंस सम कमिटमेंट, पार्टिसिपेटिंग हाई कंपिटेंस वेरिएबल कमिटमेंट, और डेलीगेटिंग हाई कंपिटेंस भी और हाई कमिटमेंट भी।